नमस्कार दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे की जंग एक बार फिर से गर्म है। दोनों देशों के बीच बहने वाली 6 नदियों के पानी को लेकर एक बार फिर से दोनों मुल्क आमने सामने हैं। पाकिस्तान को भारत के 330 मेगावाट के किशनगंगा पनबिजली परियोजना और 850 मेगावाट के रातले जल विद्युत परियोजना पर आपत्ति है, जबकि भारत कह रहा है कि हम वर्ल्ड बैंक के नियमों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, ये पानी वाली जंग कई बार जुमलों की शक्ल में आपके सामने भी आती रहती है। नदियों का मुंह मोड़ देने की बात होने लगती है तो कभी कभी तो पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देने की बातें भी होती हैं। वैसे पाकिस्तान की हरकतें तो खैर ऐसी ही हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या हमारी सरकार में इतना दम है कि वो पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियों की धारा को मोड़ दे? और दोस्तों, जब भी ये मामला सामने आता है तो ये वर्ल्ड बैंक क्या करने चला आता है, मैं ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान की 6 नदियों के जल बंटवारे को सिंधु जल समझौते का नाम दिया गया है, लेकिन पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने पानी बंटवारे पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया था। बातें यहां तक पहुंच गई थी कि अब पाकिस्तान को वो पानी नहीं दिया जाएगा जो हिंदुस्तान इस्तेमाल नहीं करता था और उसे पाकिस्तान को बह जाने दिया करता था। पाकिस्तान इसी से तिल मिलाया हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर विवाद के चलते अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध तनावपूर्ण बने रहते हैं, जिसका सीधा असर दोनों देशों के बीच व्यापार पर भी पड़ता है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ और सीज फायर उल्लंघन जैसी गतिविधियां बढ़ने पर यह तनाव और बढ़ने लगता है और लोग पाकिस्तान से आयात निर्यात पर रोक लगाने की मांग करने लगते हैं। पुलवामा में जब सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ और करीब 40 जवान शहीद हो गए, तब भी ऐसी सिचुएशन बनी थी, ये मांगे हुई थी। और दोस्तों, इन आवाजों के बीच सिंधु जल समझौते को रद्द करने की मांग ने व्यापक असर दिखाना शुरू कर दिया था और बीते दिनों भी सिंधु जल समझौते को लेकर एक बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान की तिलमिलाहट साफ दिखाई दी। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार बनाने की मांग वैसे कोई नई नहीं है। पाकिस्तान की चूड़ियां टाइट करने की मांग अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भी उठी थी। तत्कालीन विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने भी ये मांग की थी। सिब्बल ने सिंधु जल समझौते को समाप्त करने की हिमायत की थी। हालांकि कई जानकार मानते हैं कि इस समझौते से बाहर आना दोनों मुल्कों में से किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है जितना ये लगता है। पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत जी पार्थशास्त्री के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत को पानी चाहिए, इसलिए सिंधु जल संधि को तोड़ना इतना आसान नहीं है। वहीं भारत के पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे का कहना है कि इस संधि को रद्द करने से पाकिस्तान को उसके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, लेकिन इससे बड़ा विवाद पैदा भी हो सकता है। बीते सालों में भारत पाकिस्तान के बीच जब भी तनाव बढ़ा है, सिंधु जल समझौता चर्चा में आया है। दोनों देशों के बीच संबंधों में जल एक कड़ी बन चुका है। दोस्तों, कश्मीर में उड़ी हमले के बाद दिल्ली में होने वाली जल विवाद की बैठक को 2018 में रद्द कर दिया गया था। इस पर पाकिस्तान के अखबार पाकिस्तान को बैकफुट पर आया हुआ बताते रहे हैं। दोस्तों, वहां के अखबारों ने लिखा था कि भारत की ओर से जल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच जल विवाद बाकी दूसरे विवादों से बड़ा है, जिसका कारण है जलवायु परिवर्तन। वहीं दिल्ली एक्सप्रेस के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान को जल विवाद पर बातचीत जारी रखनी चाहिए और अपने हितों का बचाव करना चाहिए। लिहाजा दोस्तों, जानते हैं कि दोनों देशों के बीच जल विवाद का अहम बिंदु सिंधु जल समझौता आखिर क्या बला है और इस समझौते के पीछे की कहानी कहां से शुरू होती है, वो तमाम बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी शुरू होती है बंटवारे से पहले, ब्रिटिश शासन में सिंधु नदी घाटी में बड़ी नहरों का निर्माण करवाया गया था। नहरों ने इस इलाके को दक्षिण एशिया में कृषि का प्रमुख क्षेत्र बना दिया था। भारत के विभाजन के बाद पंजाब के 2 टुकड़ों ने आगे जाकर इस विवाद को जन्म दे दिया। बंटवारे में पंजाब का
पूर्वी हिस्सा यानी पूर्वी पंजाब भारत में आ गया, वहीं पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया। ब्रिटिश राज में इन इलाकों में बनी बड़ी बड़ी नहरें भी बट गई। भारत से होकर बहने वाले इस पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो गया। पाकिस्तान को पानी मिलता रहे, इसके लिए दोनों देशों के पंजाब के प्रमुख इंजीनियरों के बीच एक समझौता हुआ। दोनों देशों के पंजाब प्रांतों के इंजीनियर्स ने 20 दिसंबर 1947 को एक समझौता किया, जिसके तहत भारत को बंटवारे से पहले तय किए हुए पानी के हिस्से को 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को उपलब्ध कराते रहना होगा। भारत ने समझौते का पालन किया और पाकिस्तान को पानी मिलता रहा। दरअसल दोस्तों, ये पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। 1 अप्रैल 1948 को समझौते की तय सीमा समाप्त हो गई। दोनों नहरों के पानी को रोक दिया गया। अब पाकिस्तान के कृषि संपन्न इलाके की सूरत बिगड़ने लगी। वहां की 17 लाख एकड़ जमीन तेजी से सूखने की ओर बढ़ने लगी। कई लोगों का मानना है कि भारत ने पाकिस्तान पर कश्मीर मुद्दे को लेकर दबाव बनाए रखने के लिए ऐसा किया था। हालांकि बाद में हुए एक समझौते के तहत भारत ने पानी पर लगाई रोक को हटा दिया। दोस्तों, 1951 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बुलावे पर भारत और फिर पाकिस्तान की यात्रा करने वाले टेंसी वैले अथॉरिटी के प्रमुख डेविड लिलियंथल ने अमेरिका वापस लौटकर सिंधु नदी घाटी के बंटवारे पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उसने जियोपॉलिटिक्स में बड़ा खेल कर डाला। दरअसल विश्व बैंक प्रमुख डेविड ब्लैक ने इस आर्टिकल को पढ़ा और भारत और पाकिस्तान से संपर्क किया। विश्व बैंक की पहल पर दोनों देशों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दशक के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी घाटी समझौते पर साइन किए गए। 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पूर्वी हिस्से की 3 नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत को अधिकार दिया गया, तो पश्चिमी हिस्से की 3 प्रमुख नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम के पानी को भारत पाकिस्तान तक बहने देने के लिए एग्री हो गया। समझौते में भारत को पूर्वी नदियों के जल को पूरी तरह से इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया था। साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल कृषि और बिजली बनाने जैसे कामों के लिए सीमित रूप से लेने का अधिकार मिला था। समझौते के तहत दोनों मुल्क बातचीत से लेकर साइट इंस्पेक्शन तक सहमत हो गए। एक सिंधु आयोग की स्थापना भी की गई, जिसके तहत दोनों देशों के कमिश्नर मिल सकते हैं और किसी भी विवादित मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। समझौते के तहत हर साल 31 मार्च को दोनों आयुक्तों की मीटिंग होती है। दोस्तों, इस समझौते में कहा गया कि एक देश अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो दूसरे देश को उस पर अगर आपत्ति है तो दोनों के देशों के बीच में बैठक होगी। ऐसी स्थिति में दूसरे देश को संतोषजनक जवाब देने की जिम्मेदारी पहले वाले देश की होगी। बैठक में हल ना निकलने पर दोनों देशों की सरकारों को आगे आकर इसमें हस्तक्षेप करना होगा और विवाद को सुलझाना होगा। विवादित मुद्दों पर एक्सपर्ट की राय भी ली जा सकती है। विवाद नहीं सुलझने पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का भी प्रावधान रखा गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दोनों देशों के बीच विभाजन के बाद जब पाकिस्तान को पानी की जरूरत थी तो इस समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक की ओर से की गई थी। लिहाजा अब भारत इस समझौते के खिलाफ कदम उठाता है तो पाकिस्तान विश्व बैंक के पास गुहार लगाएगा और विश्व बैंक भारत पर दबाव बना सकता है। इससे विश्व बैंक और उसके सदस्य देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। तो भारत के पास अब ऐसे कौन कौन से विकल्प हैं? तो बड़ी चीज, इसका हल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ही नजर आ जाता है। दरअसल 1993 से लेकर 2011 तक सिंधु नदी घाटी समझौते के पाकिस्तान कमिश्नर जमात अली शाह ने एक हल निकाला था। बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा गया कि कोई भी देश एक तरफा तौर पर इस समझौते को तोड़ नहीं सकता है और ना ही इसमें कोई बदलाव कर सकता है। भारत और पाकिस्तान साथ मिलकर ही इसमें बदलाव कर सकते हैं या नया समझौता बना सकते हैं। वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के तहत भारत के पास विकल्प खुले हैं। भारत इस समझौते को यह कहकर तोड़ सकता है कि पाकिस्तान चरमपंथी ताकतों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट कहता है कि मूलभूत स्थितियों में बदलाव होने पर किसी भी संधि को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन संधि समाप्त किए जाने के बाद भी पाकिस्तान में पानी का प्रवाह जारी रहेगा। इससे भारत को कुछ बड़ा हासिल नहीं होगा, लेकिन इस तरह की किसी भी कार्रवाई के अन्य भी बड़े परिणाम हो सकते हैं। इस तरह की कोई भी कार्रवाई से केवल पाकिस्तान में उन गुटों को दुष्प्रचार का मौका मिल जाएगा जो दोनों देशों के बीच संबंध खराब करना चाहते हैं।
दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के लिए सिंधु जल समझौता वहां की लाइफ लाइन की तरह है। सिंधु, चेनाब और झेलम नदियां पाकिस्तान वाले पूरे पंजाब प्रांत की प्यास बुझाती हैं। इनका 80% जल पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का हक है, जबकि इसका केवल 20% पानी ही भारत की भी सिंचाई और बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि 20% पानी भारत अपने यहां स्टोर करने का हकदार नहीं है। अलबत्ता अपने यहां 20% अधिकार वाले पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वो इसका केवल 4% पानी ही अपने इस्तेमाल में लाता है, बाकी का 16% पानी पाकिस्तान चला जाता है। बिगड़े हालात में भारत इसी बचे हुए 16% पानी पर लगाम कसने का कदम उठा चुका है। ऐसे हालात में पाकिस्तान को 16% कम पानी से ही संतोष करना होगा। इसलिए पाकिस्तान की जान सूखती जा रही है। दरअसल पाकिस्तान में अगर पानी रुका तो क्या होगा, वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, पानी की जरूरतों के लिए पाकिस्तान इन नदियों पर, खासतौर पर सिंधु पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन ये तीनों नदियां पाकिस्तान से शुरू नहीं होती। चेनाब और झेलम का उद्गम तो भारत में है, तो सिंधु नदी चीन से निकलकर भारत के रास्ते पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान के 2/3 हिस्से में सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। पाकिस्तान की 2.6 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई इन नदियों से ही होती है। अगर भारत पानी रोक दे तो पाकिस्तान में अकाल और सूखे जैसे हालात हो जाएंगे। पाकिस्तान के पेंच कसने के लिए या उस तक बहकर जाने वाले पानी को रोककर पाकिस्तान में अकाल और सूखे जैसे हालात पैदा करने की बात 21 फरवरी 2019 को भी हुई थी, लेकिन इसका दायरा कम बताया गया था। दरअसल पुलवामा अटैक के बाद भारत में पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई और पाकिस्तान को सबक सिखाने का भयंकर दबाव था, जिसे कम करने के लिए सरकार ने बातचीत के बीच एक शिगुफा छोड़ा था कि पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोका जाएगा। गडकरी ने उस वक्त एक ट्वीट करके लिखा था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम अपने साझेदारी वाले जल को पाकिस्तान जाने से रोक देंगे। हम इस जल को पूर्वी नदियों की तरफ भेज देंगे और इससे जम्मू कश्मीर तथा पंजाब के लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। शाहपुरा कांडी में रावी नदी पर बांध बनाने का काम शुरू हो गया है। यूजेएच प्रोजेक्ट में हम अपने हिस्से के जल का संग्रहण करेंगे, जिसको जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किया जा सकेगा। शेष जल रावी ब्यास लिंक से बहते हुए अन्य राज्यों के लोगों तक पहुंच जाएगा। इसके बाद गडकरी ने अगले ही दिन सफाई देते हुए कहा कि निर्णय केवल मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, सरकार और पीएम के लेवल पर निर्णय होगा। मैंने अपने डिपार्टमेंट से कहा है कि पाकिस्तान को जो उनके अधिकार का पानी जा रहा है उसे कहां कहां रोका जा सकता है, उसका टेक्निकल डिजाइन बनाकर तैयारी करो। उन्होंने पाकिस्तान पर चोट करते हुए कहा था कि अगर इसी तरह वो व्यवहार करेंगे और आतंकवाद का समर्थन करेंगे तो फिर उनके साथ मानवता का व्यवहार करने का क्या मतलब है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोका जा सकता है, लेकिन वो भी उस लेवल तक नहीं कि पाकिस्तान में अकाल पड़ जाए या वहां सूखा पड़ जाए। खैर, यह जान लेना भी बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोकने की बात में व्यवहारिकता कितनी है, क्योंकि भारत वैसे भी पूर्वी नदियों के लगभग पूरे प्रवाह का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में पानी के प्रवाह की किसी भी तरह की नाकेबंदी का मतलब अनिवार्य रूप से 3 पश्चिमी नदियों के प्रवाह को रोकना होगा। पूरी सिंधु घाटी के कुल प्रवाह में 80% यानी करीब 117 बिलियन क्यूबिक मीटर यानी बीसीएम से ज्यादा का योगदान देता है। लेकिन दोस्तों, ये आसान चीज नहीं होगा। पाकिस्तान जाने से रोकने पर या तो इस पानी का भंडारण करना होगा या फिर इन नदियों के प्रवाह को मोड़ना होगा, जो आसान कतई नहीं है। 117 बीसीएम पानी रोकने का मतलब आपको बता देते हैं कि ये पानी आखिर कितना होता है। तो चलिए दोस्तों, 117 बीसीएम पानी अगर हम रोकते हैं तो इसका मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए कितना पानी ये होता है। इतना पानी लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को एक डुबोने के लिए पर्याप्त होता है। मतलब पानी की इस मात्रा को केवल एक साल में पूरे कश्मीर घाटी को 7 मीटर ऊंचाई तक भरा जा सकता है। मतलब हर साल हमें इतने पानी के भंडारण के लिए टिहरी डैम जैसे 30 डैम बनाने होंगे। इस पानी को जमा करने के लिए भारत को इतनी जमीन कहां से मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है।
दरअसल जो 3 नदियां पाकिस्तान में जाती हैं उनमें हिंदुस्तान के हिस्से में बहने वाले नदियों से कहीं ज्यादा पानी है, जिसे रोक पाना तकनीकी तौर पर मुमकिन नहीं है। या फिर इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इस मुश्किल को पार कर भी लिया जाए तो भारत जिस मकसद से ये काम करेगा वो इस मैराथन प्रयास में लगने वाले वक्त की तुलना में व्यर्थ ही होगा। क्योंकि वक्त की बर्बादी के लिहाज से हम देखें तो टिहरी बांध जितना बड़ा बांध बनाने में या डैम बनाने में करीब 10 साल लगेंगे। अगर हम आज की तारीख में भी ये कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें तो भी हाथ खाली ही रहेंगे, क्योंकि 117 BCM पानी इकट्ठा करने के लिए 30 बांध बनने और उसमें पानी इकट्ठा करना 2030 से पहले तक तो संभव भी नहीं होगा। और तब तक दोस्तों पाकिस्तान को पानी रोके जाने से कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद हर साल हमें पश्चिमी नदियों के प्रवाह को पाकिस्तान में प्रवेश करने से रोकने के लिए 30 ऐसे ही बड़े जलाशयों की आवश्यकता होगी। लिहाजा कोई भी समझ सकता है कि ये व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं है। नदी या नदियों को मोड़ने का विकल्प भी इसी तरह कोरी कल्पना से ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि 3 नदियों का रास्ता बदलने की बात तो दूर, एक नदी का रास्ता बदलने में भी सैकड़ों किलोमीटर से ज्यादा जल प्रवाह मार्ग बनाना पड़ेगा। इसके डिजाइन, निर्माण और रखरखाव में भी भारी चुनौतियां हैं। ऐसी परियोजना में लाखों करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होती है। हजारों हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना होता है और इस पूरे निवेश में दशकों साल लग सकती हैं। तो दोस्तों भंडारण या दिशा मोड़ने के प्रस्तावों में से किसी भी स्थिति में पाकिस्तान को कम से कम 30 से 50 साल तक किसी भी तरह का प्रभाव महसूस नहीं होगा। साथ ही ये भी कहने की जरूरत नहीं होगी कि इन किसी भी विकल्प को अमल में लाने पर पर्यावरण को भयंकर नुकसान नहीं होगा, जिसकी भरपाई भारत तो क्या पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं कर सकेगी। यानी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर इस पे क्या कुछ होता है वो सरकार को तय करना है, जो 2009 से इस तरीके की बातें कर रही है। हालांकि अभी धरातल पे बहुत कुछ दिख नहीं रहा है। धन्यवाद दोस्तों।